चलें जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। करेंसी फ्यूचर्स हमारी पिछली क्लास के अंदर जो है वो चल रहे थे। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उन दो क्लासेस का जो मंडे और ट्यूसडे हमने कंडक्ट की, उसके अंदर क्या क्या देखा और उसको आज आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने बात शुरू की यहाँ से कि भाई फ्यूचर्स ऐसे ही एक हेजिंग का मेथड है जिस तरीके से आपके पास फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेज है। फॉरवर्ड एक बैंक के साथ निगोशिएशन के पर्सपेक्टिव से होता है, मनी मार्केट हेज आप खुद से फॉर्म करते हैं। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा एक आसान तरीका फ्यूचर्स का आपके पास जो है वो मौजूद है। फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है कि एक एक्सचेंज, एक बॉडी मौजूद है जहां पे बहुत सारे लोग फ्यूचर्स बाय या सेल करने के लिए आए हुए होते हैं। ये रेट हमेशा किसके साथ चल रहा होता है? स्पॉट के साथ चल रहा होता है। ठीक है, जैसे स्पॉट का रेट चल रहा है, फ्यूचर का रेट भी उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, वैसे आज मार्केट आवर्स ने दिखा दूं तुम लोगों को किस तरह से रेट नजर आ रहे होते हैं। फ्यूचर्स के रेट दिखा दूं? गिव मी अ मिनट। चलिए जी, थोड़ा सा हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखी कि भाई ये एक्चुअल में स्क्रीन पे फ्यूचर्स नजर कैसे आते हैं। हमने बाय की भी एक एग्जांपल देख ली और सेल की भी एक एग्जांपल देख ली। ठीक है, किसी रीजन से मैंने इसको जो है रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं बनाया है। कोई स्टूडेंट अगर रिकॉर्डिंग देख के ये महसूस कर रहा हो कि सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो बराए करम किसी लाइव क्लास में आके बैठ जाएं, पार्टिसिपेट कर लें। अगर उस वक्त मार्केट आवर्स होंगे तो हम इसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ तक आते आते हमने तकरीबन क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर लिया था, ऐसा ही है? जी सर, क्वेश्चन 9 तक हम सॉल्व कर चुके थे। ये यहाँ पे नजर आ रहा है, एमएफए ऑटम 22। आज हमें इस सवाल से जो है वो स्टार्ट लेना है। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो हमने अब तक ये सीखा है कि भाई फ्यूचर से हेजिंग किस तरीके से की जाती है। अगर रेट नहीं दिया हुआ तो खुद का रेट बेसिस की कैलकुलेशन से कैसे बनाया जा सकता है, टिक मेथड से कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। अगर फ्यूचर्स डिफरेंट मेच्योरिटीज वाले हो तो हमें अपनी ट्रांजेक्शन डेट के बाद जो लेटेस्ट मेच्योरिटी है उसको, या अर्लीस्ट मेच्योरिटी है उसको बेसिकली किस तरीके से पिक करना है। हेज की कैलकुलेशन कैसे होगी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे, ये सब चीजें हम आज तक देखते हुए आए। अब एक सवाल थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए बीएफडी के लेवल का मैंने यहाँ पे जो है वो कुलेट किया। थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस आए कि आप एग्जामिनर में पूछे, एग्जाम में पूछे, ये लगता नहीं, ठीक है ना, एमएफए के लेवल के ऊपर। लेकिन एग्जामिनर है, कोई वफादार तो नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा माइल प्रैक्टिस करने के लिए दो सवाल ऐसे करेंगे जिन दो सवालों के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा अच्छा रिविजन हो और थोड़े से वो डिफरेंट हो या डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो आइए इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑन 30 नवंबर 2017, 30 नवंबर 2017 को सीपीएल के बोर्ड ने एक इन्वेस्टमेंट अप्रूव की। सीपीएल बोर्ड अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट कितने मिलियन? 15 मिलियन इन द शेयर्स ऑफ विच? डीवी लिमिटेड एंड एचओ लिमिटेड। इस बोर्ड ने कहा कि यार हमें इन दो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस किस अमाउंट के अंदर? इन द रेशियो ऑफ, आगे कहता है 60:40। ठीक है, यानी एक मुझे डीबी लिमिटेड के अंदर तकरीबन 60% इन्वेस्टमेंट करना है और एचओ लिमिटेड के अंदर तकरीबन मुझे 40% इन्वेस्ट करना है। बोथ कंपनीज हैव सिग्निफिकेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड आर करेंटली परफॉर्मिंग वेल एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दोनों के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। However, CPL does not have the required funds at present, and the funds are expected to be available in kitna time? In 2 months' time. In 2 months' time. Therefore, the management is considering to hedge the purchase through 3 months stock future contracts. In this regard, following information has been provided by the stock broker. स्टॉक ब्रोकर ने यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये बताया हुआ है कि भाई आप जो है वो 3 महीने के फ्यूचर के थ्रू काम कर सकते हैं। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर 3 महीने का तो क्या हम भी 3 महीने तक लेके जाएंगे? नहीं नहीं, हमें ट्रांजेक्शन कब करनी है? 2 महीने के बाद करनी है। ठीक है, सिंस हमें 2 महीने के बाद ट्रांजेक्शन करनी है तो हम फ्यूचर को अर्ली क्लोज आउट कर लेंगे। कब? 2 महीने के एंड के ऊपर। ठीक है, in this regard, following information has been provided: ready market and future prices and their transaction cost per share. आज तक हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं देखा है किसी सवाल में, इसमें हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी देखेंगे। सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है? कमीशन होता है ब्रोकर का। बाय पे भी लगता है, सेल पे भी लगता है। एक पोर्शन बाय पे लगेगा, एक सेल पे लगेगा। ठीक है, जैसे आप आमतौर पे रियल स्टेट के ब्रोकर्स को देखें तो वो बायर से 1% और सेलर से 1% ले रहे होते हैं। यहाँ पे सिचुएशन भी यही है, लेकिन यहाँ दो बार लगता है। एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे, सेल करेंगे, और दूसरी बार उसको क्लोज आउट करेंगे। दोनों जगह पे कमीशन लगेगा। एक मैं आपको मार्केट रियलिटी बता देता हूँ, अगर सेम डे में क्लोज करो तो दो जगह नहीं लगता। ये ऐसा एक्चुअली होता है कि सेम डे में क्लोज करो तो दो जगह नहीं लगता, पाकिस्तान में एटलीस्ट। लेकिन इस सवाल के पर्पस के लिए चूंकि हम 2 महीने बाद क्लोज आउट करेंगे तो कमीशन दोनों दफा लगेगा, बाय साइड पे भी लगेगा और सेल साइड पे भी लगेगा। ठीक है, इसको बाय साइड और सेल साइड कहा जाता है। सर डीबीएल और एचओएल के आज जो रेडी के अंदर प्राइसेस हैं, रेडी मार्केट मतलब स्पॉट मार्केट, ठीक है,
रेडी मार्केट मतलब स्पॉट मार्केट। आज स्पॉट के अंदर देखें तो डीबीएल 16 रुपए 20 पैसे का है और एचओएल 112 रुपए 40 पैसे का। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी कितनी है? 0.25 और 1। फ्यूचर मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो क्या रेट चल रहा है? 16.45 और 113.15 किस दिन? किस दिन सर? 1 दिसंबर 2017 को। 2 महीने बाद नहीं, आज 1 दिसंबर 2017 को। हमें 2 महीने बाद ट्रांजेक्शन करनी है, नहीं कब करनी है? ट्रांजेक्शन डेट क्या है हमारी यहां पर? सर अगर मैं ट्रांजेक्शन डेट की बात करूं तो मेरी ट्रांजेक्शन डेट यहां पे बन जाती है, चूंकि यहां चल रहा है 31 दिसंबर, सॉरी 1 दिसंबर, तो ये हो जाएगी 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018 को मुझे अपनी ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो है वो करनी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, थैंक यू। 31 जनवरी को मुझे ट्रांजेक्शन करनी है। आज की प्राइसेस मेरे पास जो है वो गिवन है 1 दिसंबर 2015 की। अगर आज मैं रेडी में खरीदता तो 16 रुपए 20 पैसे प्राइस है और 112 रुपए 40। क्या रेडी में खरीद सकता हूँ? खरीद सकता हूँ रेडी में? नहीं, पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है तो कहाँ खरीदूंगा? फ्यूचर्स में। स्ट्रैटेजी क्या होगी यहाँ पे? सर जो काम आगे जिंदगी में करना है वो आज कर लें, आगे जाके बाय करना है आज बाय कर लें, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ी तो आपको फ्यूचर पे क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी होगी बाय नाउ सेल लेटर। बाय नाउ सेल लेटर, ठीक है। प्राइसेस दे दी, आगे सुनो। 10% मार्जिन, 10% margin is payable on the future transaction which is adjustable at the time of final settlement। अगर लॉस हो रहा होगा तो पैसे काट के वापस मिल जाएंगे, अगर गेन हो रहा होगा तो पैसे ऐड होके ये वापस मिल जाएगा। लेकिन ये आएगा कहां से सर? कहां से आएगा? लोन लेंगे, पैसे तो आज है नहीं। The share prices of DBL and HUL are expected to increase by 5% 8% respectively in 2 months। 5 और 8% से तकरीबन इसकी प्राइसेस आगे 2 महीने के अंदर बढ़ेंगी। आगे क्या कहते हैं? Devise the hedging strategy using stock future contracts and calculate the net outcome। hedge efficiency हमें नहीं निकालनी, hedge efficiency हमारे लिए नहीं है, ये हमें कैलकुलेट नहीं करनी। ऑल्दो मैं बता दूंगा किस तरह किया जाता है। सीपीएल इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितना है? 10%। यानी मार्जिन मनी के लिए बोरोइंग कितने पे मिलेगी? 10% पे मिलेगी। यानी अगर स्टॉक फ्यूचर का अमाउंट 6 मिलियन है तो 6 मिलियन का जो 10% बनता है वो आप, लेकिन ये कैश फ्लो नहीं है, ये पैसे जाएंगे और पैसे निकल आएंगे। आपको सिर्फ क्या कॉस्ट बेयर करनी है? इंटरेस्ट की कॉस्ट बेयर करनी है। यानी सर जो मेरा गेन ऑन फ्यूचर या लॉस ऑन फ्यूचर आएगा उसके अंदर कुछ अमाउंट एडजस्ट होंगे। क्या क्या? एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट, दूसरा मार्जिन मनी का इंटरेस्ट। मार्जिन मनी का इंटरेस्ट। क्या इसमें यह बताया है कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है? नहीं सर, नहीं बताया है। यानी आप कितने भी शेयर्स चाहें आप उतने शेयर्स परचेज कर सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर, जितने भी शेयर्स आप चाहें। सर यहाँ पे उसने टेक्निकली आपको क्वांटिटी नहीं बताई है, अमाउंट बताया है। कितना? 6 मिलियन और 9 मिलियन, टोटल 15 है। 60-40 करोगे तो 6 और 9 निकल के आएगा। तो जो भी हम आज फ्यूचर्स में ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, मिसाल है 16.45 का रेट है डीबीएल का। डीबीएल में मुझे कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है? डीबीए और एचओ, ये देखो ये लिखा हुआ है डीबीएल और ये लिखा हुआ है एचओ रिस्पेक्टिवली। देखो 60 और 40, तो ये हो गया 60% और ये हो गया 40%, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 60% का मतलब यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 60% इज 9 और यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 40% इज 6। तो 9 मिलियन डिवाइड बाय 16.45, मैं उतना ही एक्सपोजर ले सकता हूं जितने पैसे मुझे बाद में जाके इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेकुलेशन करने नहीं आया हूं, हेज करने आया हूं। मुझे हेज कितने अमाउंट तक का करना है? 9 मिलियन तक का। तो मैं फ्यूचर्स में एक्सपोजर भी कितना लूंगा? 9 मिलियन तक का एक्सपोजर में लूंगा। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? ट्राई करोगे? ट्राई करो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। गलत हो बेशक मसला नहीं है, मैं फिर साथ साथ सोल्यूशन सॉल्व करता हूँ। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। अगर सॉल्व करने में खुद कोशिश करने में मुश्किल हुई है तो देख लो पहले आराम से, आपको इंशाल्लाह ताला कॉपी करने का फिर टाइम दे दूंगा, सही है। सर यहाँ पे इसने हमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह नहीं बताया, क्वांटिटी भी नहीं बताई, एक अमाउंट एलोकेट कर दिया। एक तरीका था वो हमें क्वांटिटी बताता कि जी कंपनी को 1 लाख शेयर्स लेने हैं या कंपनी को 1.5 लाख शेयर्स लेने हैं, क्वांटिटी इन्होंने हमें नहीं बताई।
पर्टिकुलरली सिर्फ ये बता दिया कि जी 9 मिलियन इन्वेस्ट करने और 6 मिलियन इन्वेस्ट करने हैं। क्या मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए कैलकुलेशन एक सिंगल शेयर के परस्पेक्टिव से कर सकता हूं? बाद में फिर देख लेंगे कि कितनी क्वांटिटी बनती है 6 मिलियन और 9 मिलियन के हिसाब से। एटलीस्ट मुझे फ्यूचर्स में गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी कट रही है, मेरा मार्जिन मनी कितना कट रहा है, क्या ये आसानी के लिए फिलहाल मैं सिंगल शेयर के परस्पेक्टिव से कैलकुलेट कर सकता हूं? आसानी भी रहेगी। बाद में जो भी आउटकम निकलेगा हम 9 मिलियन डिवाइड बाय 16.45 करेंगे, हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, जो भी आउटकम निकलेगा उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। सर दो कंपनीज हमारे पास, एक है डीबीएल और दूसरी है एचओएल। ठीक है, अब मैं सिंपल ना पर शेयर के परस्पेक्टिव से सिंगल शेयर के हिसाब से दोनों की यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करता हूं। पर शेयर हेज कैलकुलेशन, वही हेज कैलकुलेशन जो हम पहले भी करते थे, लेकिन सिर्फ किस बेसिस के ऊपर? पर शेयर बेसिस के ऊपर, क्योंकि इसने हमें कोई डिटेल वगैरह यहाँ पे नहीं बताई दी है। सर अगर मैं पर शेयर की बात करता हूं तो मुझे ये पता चल सकता है कि मेरा फ्यूचर मैंने बाय कितने पे किया है? बिल्कुल सर, बाय फ्यूचर्स किस दिन किया होगा? आज। आज क्या डेट है? 1 दिसंबर। सर डेट डाल लें यहाँ पे, दिसंबर 1 को मैंने बाय किया होगा फ्यूचर्स। अभी क्वांटिटी वगैरह छोड़ दो, सिंगल शेयर की बात करो, कितने में बाय किया होगा? सर इसमें बाय किया होगा 16.45 और 13.15। तो बाय है तो नेगेटिव कर सकता हूं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कभी वो तुम्हें डायरेक्टली अमाउंट दे, क्वांटिटी छुपा ले, तो ये तरीका तुम्हारे लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। सर मैंने क्लोज कब किया होगा? जनवरी 31 को। जनवरी 31 को मैंने क्लोज किया फ्यूचर्स को। किस रेट पे ये पता है? वो निकालना पड़ेगा सर। कितने लोगों ने ये सोच लिया था कि ये निकालना पड़ेगा और सोचने के बाद निकाल भी लिया था? निकाल भी लिया था। आइए जरा देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होगा। अगेन सर मेरे पास दो कंपनीज, डीबीएल और एचओएल। ठीक है, ऑन दिसंबर 1 स्पॉट कितना है दोनों का? 16.2, 112.4। ठीक है, इसी दिन इनका फ्यूचर्स कितने पे? 16.45 और 113.15। ठीक है, अब इसका आप स्प्रेड निकाल लो या डिफरेंस निकाल लो। कितना है? 1 पॉइंट, सॉरी ये तो 0.25 होगा ना, और यहाँ पर 0.75। ठीक है, ये कितने महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिस फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। बेसिस फॉर 3 मंथ्स। हम अपना कॉन्ट्रैक्ट किस दिन खत्म कर रहे हैं? 2 महीने बाद। तो रिमेनिंग बेसिस कितने टाइम का होगा? 1 महीने का सर, 1 महीने का होगा, ऐसा ही है। सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरी क्लोजर डेट की, तो मेरा क्लोजर कब हो रहा है? ऑन जैन 31। ठीक है, जैन 31 को पहले तो मुझे स्पॉट बताओ कितना है। सर इसके लिए इसने यहाँ पे हमें दो चीजें बताई हैं। इसने बोला डीबीएल का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा 5% से और ये बढ़ेगा 8% से रिस्पेक्टिवली इन 2 मंथ्स। तो जरा 5 और 8% से इनको इंक्रीज करके बताओ। सर ये हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिख देते हैं, 16.2 मल्टीप्लाई बाय 1.05, कितना? 01। ये यहाँ पे लिख लें 17.01, और दूसरा 112.4 मल्टीप्लाई बाय 1.08, 121, 121.39। तो ये आ गया 121.39। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनका रिमेनिंग बेसिस डालते हैं। रिमेनिंग बेसिस, सर रिमेनिंग बेसिस कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल है, 0.25 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 महीने का बाकी है, कितना है? 0.083। तो 0.083 बेसिस ऐड करेंगे, लेस करेंगे? क्यों? सर डे वन, ये क्या कर लो,
सर डे वन पे भी फ्यूचर क्या था, ज्यादा था, तो आज भी क्या होगा, ज्यादा। हाथ की तस्वीर बना दो एग्जामिनर के लिए। दूसरा वाला 0.75 डिवाइड बाय 3 × 1, यहां पे आ गया 0.25, तो इधर भी आप ले लें 0.25, टोटल करें दोनों को 17.093, और ये 121.64, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका फ्यूचर्स प्राइस। ठीक है, ऐसा ही है, फ्यूचर्स आपके इसी पे क्लोज होंगे। तो आए जरा फ्यूचर्स को क्लोज कर लेते हैं, ये वर्किंग पहले कर लो, इसको कॉपी कर लो। चलें जी, ये कॉपी हो गया। इस वर्किंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स की क्लोजिंग प्राइस निकालना था, जिसपे हम 31 जनवरी वाले दिन कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर कब हो रहा है, मेच्योर फेब 28 को हो रहा है। यहाँ मेच्योरिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम वक्त से पहले अर्ली क्लोज आउट कर रहे हैं। किस रेट पे करेंगे, वो रेट चूंकि एग्जामिनर ने सवाल में नहीं दिया हुआ था, तो हमने खुद से कैलकुलेट किया, हमने खुद से कैलकुलेट किया। अब आए जरा इसको यहाँ पे इन रेट्स को पुट करते हैं। 17.093, सर इस पे हमने क्लोज किया 17.093, और यहाँ पे कितना था 121.64, ऐसा ही है। अच्छा, यहां पे आपका आ जाएगा ग्रॉस गेन फ्रॉम फ्यूचर्स ऑन अ पर शेयर बेसिस, एक शेयर के ऊपर माइनस करो 0.643, 8.49, 8.49, ठीक है। ये आपका यहां पर जो है वो मिला के हमारे पास ग्रॉस गेन बन गया। अब इस ग्रॉस में से क्या क्या माइनस होगा, सर एक तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस होगी, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट के साथ साथ आपके पास जो है वो, अच्छा ट्रांजेक्शन कॉस्ट टू साइड लगेगी, ठीक है, टू साइड्स, बाय एंड सेल। कितनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है यहाँ पे, अच्छा फ्यूचर वाली उठाओगे स्पॉट वाली, फ्यूचर वाली बराए करम, स्पॉट वाली मत उठा लेना, फ्यूचर वाली, ठीक है। 0.15 और 0.85, 0.15 के हिसाब से यहाँ पे 0.30, और सर ये हमेशा माइनस होगा, और यहाँ पे 0.85 के हिसाब से 1.7, ठीक है, 1.7, ठीक है। ये आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मार्जिन मनी पे भी इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन मार्जिन मनी, ये किसी को समझ में आता है कैसे कैलकुलेट होगा, बिल्कुल ऐसे ही, ये 16.45 पे होगा। मैंने पहली बार बाय कब किया है, 16.45 पे किया है, और 113.15 पे किया है। इसी का 10% एज मार्जिन मनी मुझे जमा कराना होगा, उसी का 10% सूद लगेगा, लेकिन कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितना टाइम आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ओपन रखेंगे उतने टाइम के लिए लगेगा। 10% आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, 10% यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो सर जरा मार्जिन मनी की कैलकुलेशन यहाँ पे देखें किस तरीके से होगी। एक होगी मेरे पास 16.45 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 2/12। क्यों सर, 10% इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसका भी 10% इज इंटरेस्ट रेट। हम बैंक से लेके दे देंगे, बाद में पैसे हमारे रिलीज हो चुके होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से दूसरा वाला इज 113.15 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 2/12, ठीक है। सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट टू साइड्स पे क्यों होगी, क्योंकि एक बाय साइड और एक सेल साइड, बाय किया उसकी एक तरफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और सेल किया उसकी दूसरी तरफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। बाय और सेल दोनों के ऊपर चूंकि इसको अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट दो जगह पे अप्लाई होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ दोनों की इंटरेस्ट ऑन मार्जिन मनी कितना है। ये मार्जिन मनी का केस अब तक हमने नहीं देखा था, आज पहली बार ये मार्जिन मनी कैलकुलेशन देख ली। कितना है 0.027, 0.188, ऐसा ही है। देखो 10% दो बार इसलिए लिया क्योंकि तुमने बाय किया था 16.45 में, 16.45 में, इसका 10% वॉज योर सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसका भी 10% वॉज योर इंटरेस्ट कॉस्ट। 100 रुपए की बाइंग पे 10 रुपए का डिपॉजिट था, और उस 10 रुपए के डिपॉजिट पे 10% का सूद था, और वो भी 2 महीने के लिए था। तो ये इतनी सी कॉस्ट बन के निकल के आई। यही वजह है कि चूंकि ये थोड़ा सा होता है, इसलिए सब लोग ये दे देते हैं।
कहते हैं ठीक है मसला नहीं है, थोड़ा सा सूद है लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा है ना। नहीं, हलाल हराम की बहस नहीं करते, वो कहते हैं थोड़ा सा है, इतना तो करना पड़ेगा, मतलब इतना तो ट्रांजेक्शन के लिए करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। अब्दुल्ला कहते हैं सर एक बात समझ नहीं आ रही, जब हम बाय करेंगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारी कॉस्ट में ऐड होगी, लेकिन जब हम सेल करेंगे उस वक्त तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस होगी। भाई तुम उस तरीके से भी करके देख लो, इसी नंबर पे पहुंचोगे। तो बजाय इसके कि तुम बाय में अलग एडजस्ट करो, सेल में अलग एडजस्ट करो, अलग से माइनस कर दो। टेक्निकली बाय नेगेटिव में है तो उससे कॉस्ट इंक्रीज होनी है, सेल पॉजिटिव में है तो उससे डिक्रीज होनी है, दोनों में माइनस इफेक्ट है। तो हमने यहाँ पे माइनस माइनस 0.3 नीचे एक दफा माइनस करा दिया है। समझ में आई बात? इंटरेस्ट और मार्जिन मनी कैसे कैलकुलेट हुआ, सबको समझ में आया? एवरीवन गेट्स इट? ऑल राइट। तो अब मुझे जरा बताओ, नेट गेन फ्रॉम फ्यूचर्स हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है पर शेयर? नेट गेन फ्रॉम फ्यूचर्स पर शेयर कितना बनता है? 0.316, 6.602, 6.602। ठीक है। इंटरेस्ट और मार्जिन मनी वाली बात रिपीट कर दें भाई। मार्जिन मनी हमने जितने की ट्रांजेक्शन की है उसका 10% जमा कराना है, सूद उसका भी 10% है, यानी 100 रुपए का फ्यूचर अगर मैंने बाई किया, पैसे नहीं देने, 100 रुपए की बाइंग पे 10 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना है। वो बैंक से लेके दे दिया, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट चूंकि 10 रुपए का था, बैंक ने उस पर भी मुझसे 10% सूद चार्ज किया। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट 20% होता और फिर सूद 10% होता, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 10% करता। यहाँ पे चूंकि दोनों 10-10 है, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया है। क्या ये मार्जिन मनी वाली बात सबको क्लियर हो गई? ट्रांजेक्शन कॉस्ट दो दफा लगेगी, एक दफा बाई साइड पे, एक दफा सेल साइड पे। जो लोग ऑनलाइन है वो एक दफा में सुनने की कोशिश करें, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन छोड़ दें, जब एक दफा बताई जा रही है तो उस दफा उसको नोट कर लें। ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाली बात मैंने चौथी बार रिपीट की है। एक दफा बाई साइड पे लगेगी, एक दफा सेल साइड पे लगेगी, इसलिए 0.3 और 1.7 आया यहाँ। नेट गेन फ्रॉम फ्यूचर्स पर शेयर आ गया। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था कितना? 60-40। ठीक है। अगर 60-40 की बात करें तो इधर कितना बनता है? 9 मिलियन। इधर कितना बनता है? 6 मिलियन। ऐसा ही है। सर क्या हमें यहाँ पे क्वांटिटी डिटरमिन करनी होगी? बिल्कुल करनी होगी। तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी कैसे डिटरमिन होगी? सर क्वांटिटी डिटरमिन होगी 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 16.45 और 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 113.15। ठीक है। सर ये कैसे निकाला? भाई देखो, हम यहाँ स्पेकुलेशन करने नहीं आए कि ज्यादा गेन हो गया तो ज्यादा फ्यूचर्स ले लें, नहीं। हमारा डे वन पे जो अमाउंट अग्री हुआ था वो कितना हुआ था? वो हुआ था 60-40। ठीक है। 9 मिलियन और 6 मिलियन। चूंकि फ्यूचर्स में एक शेयर हमें 16.45 का पड़ा या 113.15 का पड़ा, तो हम इसी हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी भी जो है वो डिटरमिन करेंगे। इतनी क्वांटिटी के फ्यूचर्स हमने बाय किए होंगे और इतनी क्वांटिटी के फ्यूचर्स हमने सेल किए होंगे। ठीक है। दोनों की क्वांटिटीज मुझे यहाँ पे बता दो। 5.547112। 5 को सही कर दें थोड़ा सा। 547,112 और इसकी 53026। ठीक है। 53,026। ये हमारी क्वांटिटी हो गई। अब अगर मुझे टोटल गेन निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? सर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय गेन पर शेयर। ठीक है। कितना बनता है? 172,887,3500,777। ठीक है। एक पे हमें 172 का गेन हुआ, एक पे हमें 3.5 लाख का गेन हुआ, टोटल गेन। ऐसा ही है। एक्चुअल बाय हमने कब किया होगा? सर एक्चुअल बाय हमने स्पॉट पे किया होगा। किस दिन? जनवरी की 31 तारीख को। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल बाय ऑन स्पॉट। ठीक है। ऑन जनवरी
31। अब वो निकाल सकते हो कितने की बाइंग की होगी? कितने की बाइंग की होगी बताओ? एग्जैक्टली exactly, 9 मिलियन और 6 मिलियन। क्या क्वांटिटी टारगेट है? नहीं सर, अमाउंट टारगेट है। अमाउंट टारगेट है, ठीक है ना। 6 मिलियन और 9 मिलियन हम एक्चुअल बाय स्पॉट पे कर लेंगे। 9 मिलियन और 6 मिलियन, तो हमें थोड़ा बहुत गेन यहाँ पे जो है वो वसूल हो गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे गेन वसूल हो गया। तो हमें एक्चुअली ये पता चल जाएगा कि हमने कितनी क्वांटिटी वहां पे जाके जो है वो बाई की है। क्योंकि यहाँ में क्वांटिटी नहीं पता, तो ये क्वांटिटी ना होने की वजह से ये जो गेन है 547112 और 53026, इस गेन की वजह से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से इंक्रीज कर जाएंगे। थोड़े से क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है ना। तो हम एक्चुअल बाय ऑन स्पॉट किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट अमाउंट अमाउंट हमारा कितना है सर? यहाँ है 9 मिलियन और यहाँ है 6 मिलियन, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है, गेन हुआ है फ्यूचर से कितना कितना सर? 172,887 और यहाँ पे 35,007। जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी, चीजें थी, सब हमने यहाँ पे माइनस कर दी। सारा कुछ यहाँ पे जो है वो माइनस हो गया, ठीक है। ये गेन फ्रॉम फ्यूचर्स आ गया। अब हमारे पास टोटल अमाउंट इन दोनों को ऐड करके निकल आएगा। कितना है सर? यहाँ है 9172,887, यहाँ है 6350,077। ऐसा ही है सर। अगर हम इस तरीके से देखें, हमारी अब उस दिन स्पॉट प्राइस क्या है? क्या लेस करेंगे? गेन है भाई। भाई तो देखो, तुम्हारे पास पैसे पड़े थे 9 मिलियन, फ्यूचर्स में काम करने की वजह से तुमने 1,73,000 रुपए और कमा लिए। तो अब टोटल स्पॉट कितने पे परचेस करोगे? 9,172,887 पे। भाई डे वन पे अगर तुम करते तो तुम्हारे पास रेट क्या होता? डे वन पे तुम करते तो 16 रुपए 20 पैसे रेट होता। ये बढ़ गया ना रेट। लेकिन ये रेट बढ़ने पर तुम्हें फ्यूचर्स ने थोड़ा सा बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। कहीं ना कहीं फ्यूचर्स ने थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे दी। वो प्रोटेक्शन देने की वजह से अब आप क्या करेंगे? इस अमाउंट को इसके साथ मिला लेंगे और थोड़ा सा जो महंगा मिल रहा है वो महंगा परचेस करेंगे। कितना है स्पॉट प्राइस? 17.01 और 121.39, ठीक है। क्वांटिटी निकाल लो। एक्चुअल क्वांटिटी बॉट, कितनी क्वांटिटी बाय की हमने? आप अब्दुल्ला कहते हैं सर, हम जब बाय करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि बाय के केस में गेन लेस होता है, यहाँ लेस क्यों नहीं हो रहा भाई? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हें फ्यूचर्स में गेन हुआ है। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 मिलियन और 9 मिलियन है। जब ये गेन तुम उसके साथ ऐड करोगे तो नाउ यू कैन बाय अ हायर क्वांटिटी देन व्हाट वाज प्रीवियसली एंटिसिपेटेड। सवाल कंप्लीट हो जाएगा, पर समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बाय की? अभी देखो ये रट्टा लगाया हुआ है खूबसूरत, कि बाय के केस में यहाँ पे माइनस होता है, इधर प्लस होता है। ये एग्जैक्ट रटा हुआ है। समझा ही नहीं है कि उसका मतलब क्या था, क्यों हमने वहां लेस किया, क्यों हमने वहां पे ऐड किया। कितनी क्वांटिटी है बताओ? 539264 52311, ठीक है। अब सर टारगेट क्वांटिटी मेरी क्या थी? क्या मैंने टारगेट किया था कि मैं इतनी क्वांटिटी परचेस करूंगा? सर टारगेट क्वांटिटी कैसे निकल सकती है? मैंने यहां पे सोचा था कि मैं 6 मिलियन की परचेसिंग करूं। किस रेट के ऊपर? 16.20 पे। 9 मिलियन, सॉरी 9 मिलियन। 9 मिलियन डिवाइड बाय 16.20 और यहाँ पे 6 मिलियन डिवाइड बाय 121.112.4। जिस दिन हमने हेज करने का सोचा उस दिन हमारा स्पॉट प्राइस क्या चल रहा था? 112.4, ठीक है। बताओ टारगेट क्वांटिटीज। 555, 555, 53380, 53380। जो हमने उस दिन सोचा था, उस क्वांटिटी के कंपैरिजन में हमें एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी मिली?
अब अगर कोई मुझे बोलता है ना, वैसे तो कोर्स में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, जैसे सवाल में इसने मांगा है, क्या मांगा है यहाँ पे, इसने बोला है क्या कैलकुलेट करके दो, हेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आप अपने मकसद में कितना कामयाब हुए, अपने मकसद में कितना कामयाब हुए। तो अगर मुझसे बोलता है कि यार यहाँ पे जरा एफिशिएंसी की परसेंटेज निकाल के बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार मेरा टारगेट था 555, कितना अचीव हुआ, 539264। तो 539264 डिवाइडेड बाय 555 कितना परसेंटेज आता है, कितना, 97%। ठीक है, और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा सर, 53380, सॉरी 52311, एक्चुअल 52311 है, डिवाइडेड बाय 53380 कितना बनता है, 98%। थोड़ा थोड़ा रह क्यों गया सर, थोड़ा थोड़ा इसलिए रह गया क्योंकि स्पॉट में उसका रेट अच्छा खासा बढ़ गया, फ्यूचर्स में बिल्कुल एन उसके हिसाब से नहीं बढ़ा, पहली बात। दूसरी बात सर, आपने मार्जिन मनी की कॉस्ट, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट, ये भी तो बेयर करी। जितना स्पॉट में आपकी प्राइस बढ़ी है, अगर उतनी फ्यूचर में इंक्रीज हुई होती और ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती ना मार्जिन मनी के पैसे लगते, तो आपकी ये क्वांटिटी एग्जैक्टली किसके बराबर होती, अपने टारगेट के बराबर होती। टारगेट के बराबर नहीं आई। ये ऐसा सवाल है जिसमें अगर वो क्वांटिटी छुपा दे और अमाउंट के थ्रू कैलकुलेट करवाए, तो इस तरीके से आप इसको जो है वो कंप्यूट करेंगे। पर शेयर बेसिस पे पहले सुकून से सारी कैलकुलेशन कर लो, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिवाइड करके क्वांटिटी डिटरमिन कर लो, मल्टीप्लाई करके टोटल गेन निकाल लो। अगर यहाँ लॉस हुआ होता तो सर फिर वो जो 6 मिलियन है 9 मिलियन है उसमें से कुछ अमाउंट निकल जाता, कुछ अमाउंट कम हो जाता, क्योंकि वो हम अपनी जेब से तो नहीं देते, अलग से तो नहीं देते, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसी में से देते। लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस हुआ होता तो स्पॉट पे थोड़ा बहुत गेन हो चुका होता, क्योंकि वो चीज सस्ती हो गई होती ना, तो स्पॉट में थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाती। क्या ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है सबको, एवरीवन गेट्स इट, सबसे यह सुना नहीं मैंने, हाँ। पूरे 9 मिलियन से करोगे तो भी हो तो जाएगा, लेकिन हर स्टेप पे डगमगाओगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमें आदत है क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने किससे, रेट से। तो मैंने एक ही दफा क्वांटिटी का चक्कर करवाया है यहाँ पे, इस स्टेप में, ये वाला जो स्टेप है तुम्हारा, दिस वन, टोटल गेन। सिर्फ टोटल गेन एक ऐसा स्टेप है जिसमें यहाँ पे तुम अपनी क्वांटिटी यूज कर रहे हो, बाकी तुम्हें कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9 मिलियन से, अच्छा कैलकुलेटर उठाओ, हाँ उठाओ उठाओ। अब 9 मिलियन को डिवाइड करो 16.45 से, 547112। तुम क्या करोगे, स्टेप 1 में तुम फ्यूचर्स बाय करोगे 9 मिलियन और 6 मिलियन का, ठीक है। सेल इसी क्वांटिटी के हिसाब से करोगे, ये जो क्वांटिटी तुम्हारे सामने आ रही है इसके हिसाब सेल करोगे 17 के रेट पे और 121.64 के रेट पे, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। नीचे आ जाओ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 0.3 और 1.7, इसको भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। नीचे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन मार्जिन मनी 0.027 और 0.188, इसको भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। तो बार बार एक ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से बेहतर ये नहीं था कि हम गेन निकाल के एक दफा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते। तुम जो बात कर रहे हो ना उसमें करना कुछ भी नहीं है, इन तमाम स्टेप्स में सिर्फ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी क्वांटिटी, 9 मिलियन डिवाइड बाय 16.45 और 6 मिलियन डिवाइड बाय 113.15, इससे सारे स्टेप्स को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, यही कैलकुलेशन दोबारा बन जाएगी। और तुम्हारा ये जो गेन तुमने यहाँ निकाला है ना, ये 172,887 और 350077, ये तुम्हें इधर लिखा हुआ नजर आ जाएगा 0.316 और 6.602 की जगह। तो हमने एक दफा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और टोटल गेन एक साथ निकाल लिया। इस गेन की वजह से अब हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। लेकिन सर चीज भी तो महंगी हो गई, चीज भी तो 16 रुपए 20 पैसे से 17 रुपए की हो गई, वो चीज भी तो 112 रुपए से 131 रुपए समथिंग की, या कितने की, 121 रुपए समथिंग, 121 रुपए 39 की हो गई। तो जब ये गेन हमने वहां ऐड किया तो इससे हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, थोड़ी बहुत उसी के बराबर जहां हम सोच रहे थे, लेकिन अभी भी पूरी एग्जैक्टली बराबर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, कुछ हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट देनी पड़ी, कुछ हमें मार्जिन मनी के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा, कुछ हमारी फ्यूचर की मूवमेंट और स्पॉट की मूवमेंट बराबर नहीं हुई। इन दो तीन फैक्टर्स की वजह से हमारा जो हेज एफिशिएंसी आई वो 97 और 98 आई, इफ नॉट 100,
दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, ये भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर नहीं करते फ्यूचर्स हेज तो क्या होता सर? अगर नहीं करते ना फ्यूचर्स हेज, तो ये जो 2 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए आपको यहाँ मिले हैं, ये भी नहीं मिलते सर, ये भी नहीं मिलते। फ्यूचर्स के गेन ने इफेक्टिवली आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। 6 मिलियन और 9 मिलियन को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। क्या ये बात सबको समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? हाँ जी, क्लियर होती है? मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे हमने क्या किया है। सर सबसे पहले हमने पर शेयर बेसिस पे देखा कि हमें फ्यूचर्स में गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो कैसे? कितने में बाय किया फ्यूचर्स, जो गिवन रेट है उसके ऊपर। कितने में सेल किया, सेल का रेट हमने खुद से कैलकुलेट किया बेसिस वाली कैलकुलेशन के तहत। बेसिस वाली कैलकुलेशन कैसे? सर बड़ा सिंपल, दिसंबर 1 पे देखा स्प्रेड कितना है, स्प्रेड 3 महीने को रिप्रेजेंट करता है, 1 महीना रिमेनिंग है, डिवाइड बाय 3 into 1 करके जो रिमेनिंग है वो निकाल लिया। स्पॉट के लिए उन्होंने हमें बताया कि जी प्राइस 5% और 8% से बढ़ेगी, तो जो आज की प्राइस थी उसको 5 और 8 से बढ़ा दिया, ये हमारे स्पॉट के रेट्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, रिमेनिंग बेसिस आ गया, फ्यूचर्स की प्राइस आ गई। फ्यूचर्स की प्राइस को जब हमने यहाँ पे ला के क्लोज करवाया तो ये ग्रॉस गेन आया। ग्रॉस गेन में से ब्रोकर ने कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट रख ली और मार्जिन मनी का डिपॉजिट जो सॉरी सूद था, इंटरेस्ट था, वो हमने बैंक को पे कर दिया। आम हालात में ये मार्जिन मनी भी ब्रोकर ही दे देता है, इस पे हमसे वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। ठीक है, ये नेट गेन आ गया फ्यूचर्स का पर शेयर। अब बार बार मैं हर जगह पे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता है, इससे बेहतर हमने क्या किया सर? इससे बेहतर एक दफा हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गेन पर शेयर को, हमारा ये गेन निकल के आ गया। दिस इज द इफेक्टिव गेन फ्रॉम फ्यूचर्स। दिस गेन विल इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, will increase our investment amount. अब क्वांटिटी तो देखो, रेट तो बढ़ गया था स्पॉट में, हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स है 9 मिलियन और 6 मिलियन। जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स है लेकिन रेट बढ़ गया था, तो स्पॉट में क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए? क्वांटिटी थोड़ी अब कम हो जानी चाहिए सर। जो आपने सोचा था डे 1 पे उतनी क्वांटिटी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा पार्शियली पार्शियली ऑफसेट हो जाएगा फ्रॉम द गेन ऑफ फ्यूचर्स। फ्यूचर्स की गेन की वजह से कुछ हमारा अमाउंट इसमें इंक्रीज कर गया, और जितने से अमाउंट इंक्रीज किया हमने उतनी क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर ली। सर कितनी क्वांटिटी बाय की? इवेंचुअली वी एंडेड अप बाइंग 5,39,000 हियर एंड 52,311, whereas इंटेंट कितना किया था? 5,55,000 और 53,380। तो हेज एफिशिएंसी कितनी आई? 97% और 98%। हेज एफिशिएंसी और कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आप अपने मकसद में कितना कामयाब हुए। टारगेट कॉस्ट आपने क्या रखी थी और एक्चुअल कॉस्ट आपके पास क्या आई, बस यही हेज एफिशिएंसी होती है, और कोई चीज नहीं होती हेज एफिशिएंसी। क्या ये समझ आता है? एवरीवन गेट्स इट? ऑल राइट।